हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाय पवन गोस्वामी। हम लोग बेसिक इंग्लिश की थर्ड क्लास चला रहे हैं। ये इससे पहले 2 वीडियोस बेसिक इंग्लिश के हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। यदि आप ये वाला पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले के वो दोनों वीडियोस भी आपको देखने होंगे, ताकि आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने जो बताया अभी तक वो पिछली क्लासेस में दोनों में आपको इतना बताया कि हमारे इंग्लिश में 26 अक्षर होते हैं, एबीसीडी जिनको बोलते हैं, अल्फाबेट जिनको बोलते हैं, और उन 26 अक्षरों से जो शब्द बनते हैं उन शब्दों की संख्या तो अनंत है, मतलब कह सकते हो आपके लाखों करोड़ों शब्द हैं। लेकिन उन सभी वर्ड्स को 8 अलग अलग परिवारों में बांटा हुआ है, 8 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा हुआ है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड वीडियो है। पहला वीडियो इससे पहले आ चुका है और मैं कह रहा हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 तरह के शब्द होते हैं, यानी अंग्रेजी में शब्दों के परिवार कितने हैं, 8। कहीं भी इंग्लिश में कोई भी आप शब्द देखेंगे तो ये तो तय है कि वो कितनों में से एक होगा, 8 में से। इन 8 को अगर आप एक नाम देना चाहें तो वो क्या होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में अभी तक हम लोग 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से थे वो देखिए। हम लोग बात कर चुके हैं अभी तक नाउन के बारे में, नाम जिसको कहते हैं। एक हमारा डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है प्रोनाउन के बारे में, और हमारा डिस्कशन हो चुका है एडजेक्टिव के बारे में, और इसके बाद में हम बात कर चुके थे वर्ब के बारे में। इनके बारे में बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूं, ताकि आप लोग जब बड़े हमारा जब टॉपिक स्टार्ट हो जाए बेसिक के बाद में, तब हम लोगों को बार बार ये छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान नहीं होना पड़े। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे वो एलडीसी की बात करते हो या किसी और लोअर एग्जाम की बात करते हो, या फिर टॉप किसी भी लेवल की, चाहे आप आरएस की बात कर लें या अदर किसी भी एग्जाम की, आपके बेसिक बहुत अच्छे होने चाहिए, तभी आपको आगे कुछ समझ में आएगा। चले, तो इन 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच का पूरा डिटेल से डिस्कस हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज बढ़ते हैं इसके आगे। नंबर 5 क्या है, देखिए अगला नंबर, एडवर्ब, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, एडवर्ब, वर्ब को क्या कहते हैं, इसको देखो, वर्ब का क्या मतलब हो गया, क्रिया। एड एडजेक्टिव जैसा हुआ, तो इसको हमने क्या कह दिया, विशेषण, क्रिया विशेषण। अब आप नाम से ही समझ गए होंगे कि एक तो क्रिया की विशेषता, मतलब ये है कि वर्ब के लिए जो आता है, वर्ब के लिए जो आएगा उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण, एडवर्ब। और एक चीज अच्छे से समझ लें इन बात को इस तरीके से, मैंने इनका ये क्रम क्यों लिखा है उसकी वजह देखो। नाउन और प्रोनाउन जिनको हम और किस नाम से जान सकते हैं, यही सब्जेक्ट बनते हैं, और यही किसी सेंटेंस में क्या बनते हैं, ऑब्जेक्ट। ये तो क्लियर है कि कोई भी अंग्रेजी का सेंटेंस हो उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या तो नाउन बनेगा या फिर क्या बनेगा, प्रोनाउन बनेगा। और इन दोनों के लिए जो भी यूज होते हैं शब्द, उनको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। नाउन प्रोनाउन के लिए जितने भी शब्द किसी सेंटेंस में आते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं, या फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इनके लिए जितने भी शब्द आएंगे वो एडजेक्टिव। इन दोनों को ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों का काम ही होता है ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना। खैर, तो ये बात तो हम कर चुके। अब बात करते हैं एडवर्ब की। तो ये जरा ध्यान से देखें, अगर कोई वर्ड, कोई शब्द किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव के लिए आया, क्या कहलाएगा, एडवर्ब। अगर कोई शब्द, अगर कोई वर्ड किसी सेंटेंस में किसके लिए यूज हो रहा है, वर्ब के लिए, क्रिया के लिए, क्या कहलाएगा, एडवर्ब। तो चलो आप ये बताओ कि फिर इसके लिए जो शब्द आएगा उसको क्या कहेंगे। तो बच्चों ध्यान रहे, एडवर्ब के लिए जो वर्ड आते हैं वो भी खुद एडवर्ब ही कहलाते हैं। एडवर्ब अपने आप के लिए भी आता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से एडजेक्टिव इन दोनों के लिए यूज होता है, ठीक वैसे ही एडवर्ब इन तीनों के लिए यूज होता है। मैं एग्जांपल से, उदाहरण से समझा देता हूं। पहले एडजेक्टिव के लिए कैसे, जरा सेंटेंस को ध्यान से देखिए। सी इज वेरी इंटेलिजेंट, ये कोई सेंटेंस आया, ठीक है। सी इज वेरी इंटेलिजेंट, तो यहां सी किसी का नाम है क्या, नो।
नाम की जगह आता है प्रोनाउन, तो सी क्या है, प्रोनाउन है। और वैसे इस सेंटेंस में सी की भूमिका, इसका रोल क्या है, सब्जेक्ट। मैंने कहा ना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये दोनों ही होते हैं। ये हमारी वर्ब हो गई, और एक ये शब्द वेरी जिसका अर्थ होता है बहुत, ये क्या है बात करेंगे। और इंटेलिजेंट, सबसे पहले तो ये इंटेलिजेंट वर्ड किसके लिए है, कौन है इंटेलिजेंट, सी। सी कैसी है, इंटेलिजेंट, मतलब सी के लिए, सी की क्वालिटी बताता है। सी क्या है, प्रोनाउन, और प्रोनाउन के लिए आएंगे वो क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव। तो हमारा ये जो इंटेलिजेंट शब्द है क्या हो गया, ये एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि लिए किसके लिए आया, प्रोनाउन के लिए, सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं वेरी की। वेरी जिसका अर्थ होता है बहुत, ठीक है। तो वेरी बहुत ये सी के लिए यूज हो रहा है या इंटेलिजेंट के लिए, वह बहुत है या इंटेलिजेंट बहुत है, क्या है ये। तो आपको पता चल रहा होगा कि ये वेरी जो वर्ड है ये सी के लिए नहीं आया, वह बहुत है, नो, होशियार बहुत है, यानी ये होशियार इंटेलिजेंट के लिए आया। इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के लिए आने वाले क्या कहलाते हैं, एडवर्ब। तो इसलिए ये वेरी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। एक एग्जांपल वर्ब का भी देख लेते हैं, और इसको यूं भी समझ लें, ऐसे जितने भी शब्द जो वर्ब के 3 सवालों का जवाब दे, क्रिया के, क्या क्या है वो 3, कब, कहां और कैसे। अगर कोई शब्द सेंटेंस में वर्ब के, क्रिया के इन तीनों सवालों का जवाब देता है, वो क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखें, आई एम टेकिंग टी नाउ, ये कोई एक एग्जांपल लिया मैंने सिंपल सा, ठीक है। तो आई जो कि क्या है, सब्जेक्ट है, प्रोनाउन भी है, ये हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई। ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ये डिस्कशन तो बड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, अभी तो एक जनरल। चाय ऑब्जेक्ट है, क्या पी रहा है, ये चाय ऑब्जेक्ट। और वैसे चाय एक नाम है किसी चीज का, तो ये साथ के साथ क्या है, मैंने कहा ना ये दोनों ही क्या बनते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो यहां ऑब्जेक्ट क्या है, टी, क्या है, नाउन। अब एक शब्द और आ रहा है, नाउ। ये शब्द यहां पर, ये वर्ड यहां पर क्या काम कर रहा है, ये कर रहा है क्रिया, पी रहा है, क्या पी रहा, चाय। कब पी रहा है, व्हेन, वेयर, हाउ। तो चाय कब पी रहा है, ये टाइम बता रहा है, कब पी रहा, अभी। तो ये जो टाइम बता रहा है, इस वर्ब के होने का टाइम बता रहा है, ये क्या कहलाया, एडवर्ब। जैसे कहां का आपको जवाब मिले, जैसे मान लीजिए मैंने कहा आई एम हियर, मैं यहां हूं। मान लीजिए मैंने लिखा आई एम हियर, मैं यहां हूं। तो मैं अपना सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन भी है, एम अपनी वर्ब है, और कहां है ये हूं, कहां, वेयर, हियर, ये भी क्या है, एडवर्ब। एक और है हाउ, कैसे। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल और लिख दिया होता यहां पर, राहुल इज स्पीकिंग और लाउडली, ये कोई एक सेंटेंस हो गया, ठीक है, कि राहुल बोल रहा है तेज तेज। अब इसमें देखो आप, मेरे हिसाब से मेरी बातें अगर समझ में आ रही होगी तो आप अच्छे से पकड़ पा रहे होंगे कि कौन सा शब्द क्या है। राहुल क्योंकि नाम है, और इस सेंटेंस में ये नाम है मतलब नाउन है, और इस सेंटेंस में इस राहुल की भूमिका क्या है, सब्जेक्ट। ये तो मैं आपको कई बार कह चुका कि नाउन और प्रोनाउन ही सब्जेक्ट बनते हैं, यही क्या बनते हैं, ऑब्जेक्ट। हालांकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस का डिस्कशन तो अभी आगे लेवल पे चलेंगे, अभी तो बेसिक्स की बात कर रहे हैं। तो राहुल हो गया, इज अपनी वर्ब है, ये भी वर्ब हो गई, ठीक है। अब ये लाउडली वर्ड, ये यहां क्या कर रहा है, ये यहां आकर हमें बता रहा है कि ये बोल कैसे रहा है, तेज। तो ये जो है अपना, ये क्या हो गया, एडवर्ब। और बच्चों मैंने कहा ना कि एडवर्ब के लिए आने वाले भी एडवर्ब ही होते हैं। मान लो मैं इस शब्द में, इस सेंटेंस में थोड़ा चेंज कर देता, चेंज कैसे कर देता, मान लीजिए अगर आपको कुछ भी लिखना हो तो वीडियो को पॉज करके आप लिखते चलें, ठीक है। तो मान लीजिए इस सेंटेंस को मैं चेंज करके और यहां लिख देता, स्पीकिंग वेरी लाउडली। अब देखो
तो ये लाउडली तो वही बात है, अभी भी इसका तरीका ही बता रहा है कि कैसे, तो ये तो एडवर्ब ही है। अब यहां ये वेरी शब्द किसके लिए आया, बोलता बहुत है या तेज बहुत है, तो तेज बहुत, तो ये एडवर्ब के लिए आया, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब। तो देखो तीनों चीजें मैंने बता दी आपको, एडजेक्टिव के लिए आने वाले भी एडवर्ब क्रिया विशेषण, और वर्ब के तीनों सवालों का जवाब देने वाले कब कहां कैसे एडवर्ब। ठीक है, एक हिंदी बहुत सारे एग्जांपल हो, बच्चे चुपचाप बैठे हैं, बच्चे नाउन, बैठे हैं वर्ब, कैसे, चुपचाप साइलेंटली, क्या हो जाएगा, एडवर्ब। ठीक है ना। आपने कहा कब, मैं कल गांव जाऊंगा, मैं प्रोनाउन, जाऊंगा क्रिया, कब, व्हेन, कल, टुमारो, क्या है ये, एडवर्ब। और एडवर्ब खुद के लिए भी आता है। ठीक है, और बच्चों ध्यान रहे, अधिकतर शब्द, मोस्टली वर्ड्स दैट एंड्स विद एल वाई, ज्यादातर शब्द जिनके अंत में एल वाई, मैं ये कह रहा हूं ज्यादातर, हर एल वाई वाला शब्द नहीं, पर ज्यादातर 99% भी कह सकते हैं, बहुत कम शब्द होते हैं जिनके एंड में एल वाई हो और वो एडवर्ब ना हो। आप तो इतना सा ध्यान रखें, अधिकतर शब्द जिनके एंड में एल वाई आता है वो भी क्या कहलाते हैं, एडवर्ब। देखिए इनकी कैटेगरी को पहचानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये नींव है हमारी, अगर आप इनको नहीं जान पाए तो किसी भी टॉपिक पर चले जाएं, आपको वापस घूम फिर के इधर से बेसिक से शुरू करना होगा। और अगर एक बार ये चीजें आपके क्लियर हो गई तो आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन दे दे एग्जाम में, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे वो करेक्ट ऑप्शन हो, या फिर अल्टरनेटिव ढूंढ रहा हो, या फिर करेक्शन करना हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए मैं बहुत बेसिक स्तर से बता रहा हूं। मैं भी समझता हूं कि बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हाई लेवल वाला भी तो नीचे से ही शुरू करता है, सीधे हाई लेवल पे कोई नहीं जाता। ठीक वैसे ही हमारी ये क्लासेस बहुत लो लेवल से मैंने शुरू की, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि मेरे पर बहुत लाखों बच्चों का विश्वास है। खैर, तो एडवर्ब की बात की हमने, तो ये कुछ एग्जांपल दिए हैं, मैं कुछ इसके साथ में कॉमन और भी लिखवा देता हूं। आपको जब भी कभी नोट करना हो, वीडियो को पॉज करके आप जो है नोट करते जाएं। तो हमने एडवर्ब का डिस्कशन किया, ठीक है। तो देखें एडवर्ब क्या क्या है, एडवर्ब में कुछ एग्जांपल भी आपको मैं लिखा देता हूं, जैसे सो, वेरी, इनफ, ये कुछ एग्जांपल्स हम लिख देते हैं जो कि एडजेक्टिव के लिए आते हैं। जैसे और भी कुछ शब्द हैं, जैसे मैंने कहा कब, कब का जवाब जैसे मैंने लिखा नाउ, अभी, कल, टुमारो, तो ये भी इसी का ही है। और कहां, आपने ज्यादातर शब्द देखे होंगे, हियर, देयर, ये सारे क्या होते हैं, एडवर्ब ही तो होते हैं। कैसे, मैंने कहा कैसे, तो बच्चे चुपचाप बैठे हैं, साइलेंटली, लाउडली, क्लियरली, ठीक है ना। तो एल वाई वाले शब्द, और ये अपने आप के लिए भी आते हैं। तो ये थे एडवर्ब, हमने एडवर्ब पढ़ा नहीं है, एडवर्ब के बारे में जनरल डिस्कशन किया ताकि आपको वो परिभाषा नहीं रखनी पड़े, ठीक है ना, कि एडवर्ब की आपको बस ध्यान होना चाहिए इस तरीके से। चलिए आप वीडियो को पॉज करके और ये एग्जांपल उतार सकते हैं, बढ़ते हैं हम लोग आगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नंबर 6, बात करते हैं किसके बारे में, प्रेपोजिशन के बारे में। ध्यान रहे, मैं भी ये पूरे 8 पार्ट्स बताकर आपको कुछ सवाल, कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, अगर वो सही बता पाए आप तो आपका पढ़ना बहुत एकदम सफल रहा, और अगर नहीं बता पाते हैं तो थोड़ा सा वापस वीडियो को तसल्ली से देखें, क्योंकि आप जब तक कंसंट्रेट करके नहीं देखेंगे, आप लोग इधर उधर देखेंगे तो देखो ध्यान नहीं रहता, और आपको पता है कि एक साथ एक ही काम हो पाता है। चलिए तो प्रेपोजिशन की बात कर लेते हैं। आपको दिमाग में आ रहा होगा कि हिंदी ग्रामर में इसके सिमिलर क्या है। देखिए वैसे शुद्ध हिंदी में तो इसका नाम कभी कभी आप निकालना चाहें तो पूर्व सर्ग रहता है, पर ये कोई इसका जरूरी नहीं कि प्रॉपर इसका हिंदी अर्थ रहे। अगर आप हिंदी में इसके समानांतर कोई शब्द देखना चाहते हो तो वो क्या हो सकता है, एक शब्द आपने देखा होगा कारक, हिंदी व्याकरण में होता है, ये कुछ कुछ वैसा ही करता, ने, को, में, पे, पर, का, की, के, ये सब क्या होते हैं, प्रीपोजिशन। काम क्या होता है प्रीपोजिशन का, प्रीपोजिशन का काम होता है, ये जो हैं ये किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले ही आते हैं बेचारे, इनके पहले आकर, और प्रीपोजिशन इनके पहले आकर क्या करते हैं, इनका रिलेशन बाकी के सेंटेंस से बता देते हैं। ठीक है, जैसे आपने हिंदी में कोई एग्जांपल दे देता हूं, मैं क्लास में बैठा हूं, तो बैठना, ठीक है ना, और क्लास में, तो वो मैं क्या हो गया,
प्रीपोजिशन, ठीक है ना। तो मैं, पे, पर, का, की, के, ये सारे क्या होते हैं? प्रीपोजिशन होते हैं। और याद रखना प्रीपोजिशन या तो नाउन के पहले आएगा या फिर किसके पहले आएगा? प्रोनाउन। अकेला प्रीपोजिशन आमतौर पर प्रयोग नहीं करते हैं, ये दोनों होंगे तो ही आपको क्या लिखना है? प्रीपोजिशन, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल भी हम इसके साथ के साथ जो है आगे लिख देते हैं। जैसे आपने सुना होगा इन, ऑन, टू, ऑफ, डबल एफ वाला ऑफ, इनटू, फ्रॉम, बाय, बिटवीन, बहुत सारे होते हैं। बिसाइड, अंडर, ओवर, अबव, बिलो, तो ये बहुत सारे हैं। खैर अपन को तो सारे ही पढ़ने होंगे, वो तो जब हमारी स्पेशल प्रीपोजिशन का जब टॉपिक चलेगा तब तो फिर आपको कई दिन इसी में ही बिल्कुल आपको उलझा के रखूंगा मैं, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से बेसिक बहुत अच्छे मजबूत करा रहा हूं, आपके जो टॉपिक जब शुरू होंगे तब आप अपने पास में चाहे 20 बुक्स को खोलकर बैठे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, एक एक कंसेप्ट क्लियर कराते चलूंगा। भले ही थोड़ा मटेरियल मेरा लेंथी होगा, पर यह वादा रहा कि आपको उसके अलावा फिर वापस पूरे मार्केट की इतनी सारी बुक्स को लेकर नहीं बैठना होगा, आपके लिए अपने नोट्स ही इनफ होंगे। चलिए, तो ये प्रीपोजिशन के बारे में बात की हमने कि प्रीपोजिशन जो है वो नाउन प्रोनाउन के पहले ही आते हैं। ये भी मैंने कहा कि बिना नाउन प्रोनाउन के प्रीपोजिशन कभी भी आता नहीं है। इस चीज को भी मैं साथ के साथ एक बार छोटी सी चीज समझा भी देता हूं। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस लिखा है कि मान लीजिए कोई और एग्जांपल, ही कम्स हियर, और एक तो बच्चों आपने लिखा ये वाला एग्जांपल, ठीक है, और एक सेम यही एग्जांपल थोड़ा सा चेंज करके ही कम्स हियर, और एक आपने ये वाला एग्जांपल लिखा। अब देखिए दोनों एग्जांपल हैं, हमको यहां क्या लिखना है? प्रीपोजिशन। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे जब टॉपिक पढ़ेंगे तब तो खैर ये पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी इनके बारे में एक जनरल जानकारी में दे देता हूं। तो प्रीपोजिशन क्योंकि नाउन प्रोनाउन के पहले ही आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि दोनों में किस में कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? जरा वीडियो को अगर आप आराम से सोच सकें तो 1 मिनट के लिए पॉज करके जरा सोचें कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए मंडे जो कि दिन का नाम है, नाम मतलब नाउन, तो ये तो क्या है? नाउन। टुमारो, टुमारो क्या है? एडवर्ब। ये नाम नहीं है, ये तो समय दिखाता है। नाम तो दिन का मंडे है, अब टुमारो क्या है? अभी जस्ट आपने बात की थी, आएगा कब? कल। तो टुमारो क्या है? एडवर्ब है। अब आप बताओ किसमें प्रीपोजिशन आएगा और किसमें नहीं आएगा? मैंने अभी कहा आपको कि प्रीपोजिशन नाउन प्रोनाउन के बगैर नहीं आता है, तो याद रखें इसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। इसमें क्या आ जाएगा? ऑन। वो क्या आएगा वो तो देखो बाद की बात है, आएगा या नहीं ये भी तो जरूरी है जानना। हालांकि प्रीपोजिशन का जब टॉपिक चलेगा तब तो इस चीज को लेके कम से कम आधे घंटे का डिस्कशन होगा, क्योंकि बहुत बेसिक चीजें अगर यही नहीं आती तो आप नियमों को पढ़ते रहे, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो देखो यहां पर, नहीं तो आप भाई घुसेड़ने को तो ऑन भी घुसेड़ सकते हैं, लेकिन याद रखो हर जगह कुछ भी ठूसना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपके पास में एक वो अनोखी कला भी तो है, दिखने में सही लगा कि नहीं लगा, तो ये दिखने वाला मामला नहीं है, सच्चाई तो आपको दिखती ही नहीं है। खैर, तो ये चीज आप याद रखें कि यहां किसी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके बाद में कोई नाउन प्रोनाउन नहीं है। अगर नाउन प्रोनाउन है तो प्रीपोजिशन का यूज हो सकता है, लेकिन नहीं है तो प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। तो ये आगे की बात करते हैं। चलिए आप वीडियो को पॉज करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बढ़ते हैं आगे। अभी तो रूल्स के बारे में तो एक हल्का सा आइडिया दे रहा हूं मैं, रूल्स तो बहुत लंबा चौड़ा आराम से पढ़ेंगे, फिर आपको जो बुक्स में से क्वेश्चंस करने हैं, जहां आपकी इच्छा हो वहां से करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तभी तो देखिए कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। मैं खुद भी बहुत सारी, जब मैं इतनी सारी बुक्स का स्टडी कर रहा हूं, संकलन कर रहा हूं, तो फिर आपको बुक्स लेकर बैठने की जरूरत नहीं। मैं कई बार कह चुका हूं कि मुझे बहुत वर्षों का अनुभव, बहुत लाखों स्टूडेंट्स मेरे से जुड़े रहे, कईयों का जो है कई सरकारी अच्छे पदों पर जो है चयन हो चुका है, मुझसे अभी भी जुड़े रहते हैं, अभी भी मेरे वीडियोस, मेरी प्यारी प्यारी बातें सुनने के लिए वो देखते रहते हैं। खैर, तो मैं तो यही चाहता हूं कि आप लोग भी जल्दी ही सेलेक्ट हों और अपने साथियों को बोलें कि इन सर से जुड़े रहें, ये आपको बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चलिए खैर, और बात करते हैं अगले नंबर पे, 7 नंबर की बात करते हैं। अब क्या आएगा देखिए, कंजक्शन।
कंजक्शन को अगर आप बात करते हैं हिंदी में, अगर मैं बताना चाहूँ आपको कि कंजक्शन का हिंदी अर्थ, एक मैं, क्योंकि देखो हिंदी लिख देते हैं तो थोड़ा आपके मन को सुकून मिल जाता होगा। संयोजक, योजक चिन्ह टाइप का होता है ये, ठीक है ना। जोड़ने, जंक्शन, देखिए जंक्शन आपने सुना होगा, रेलवे जंक्शन, तो जंक्शन का काम होता है जोड़ना, इसका भी काम जोड़ना ही है। किसको जोड़ता है कंजक्शन? कंजक्शन जो होते हैं वो किसको जोड़ते हैं? या तो शब्दों को या वाक्यों को, वर्ड्स या सेंटेंसेस, यानी अंग्रेजी में शब्दों को या वाक्यों को जोड़ने वाले क्या कहलाते हैं? कंजक्शन। जैसे मैंने कहा रवि और मोहन, तो रवि और मोहन दोनों वैसे तो नाम है, मतलब क्या है? शब्द, लेकिन इनको जोड़ा किसने? और एंड, वो एंड क्या है? कंजक्शन है। सेंटेंस को भी जोड़ सकते हैं, मैं खड़ा हूं लेकिन वह बैठा है, तो मैं खड़ा हूं एक सेंटेंस, वह बैठा है एक सेंटेंस, दोनों को जोड़ा किसने? लेकिन, वो बट क्या हो गया? कंजक्शन, ठीक है ना। तो जोड़ने का काम जो करते हैं वो क्या करते हैं? कंजक्शन। कंजक्शन यानी जोड़ने वाले शब्द, ठीक है। शब्दों को जोड़ सकते हैं, सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं। आप तो ये ध्यान रखें, जब एक से ज्यादा शब्दों को साथ में लिखना तो इनकी जरूरत पड़ेगी, एक से ज्यादा सेंटेंसेस को जब साथ में लिखना तो इनकी जरूरत पड़ेगी। चलिए बात करते हैं कुछ और, तो एग्जाम्पल भी ले लेते हैं हम। जैसे आपने सुना होगा एंड, बट, इफ, और, नॉर, यट, आइदर और, नाइदर नॉर, ये भी आपने सुने होंगे। नॉट ओनली बट आल्सो, खैर वो तो आगे जब टॉपिक चलेगा तब, अभी तो बस जनरल एग्जांपल, सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी जो 8 प्रकार के अंग्रेजी में शब्द हैं वो क्या होते हैं, किस तरीके से उनको पहचाना जाए। तो ये सब क्या हो गए? कंजक्शन। आप जब भी कभी आपको लिखना हो तो वीडियो को पॉज करके आप जो है इनको लिखते रहें, इसी वजह से मैं साइड में हट जाता हूं। चलिए बात करते हैं आगे। नेक्स्ट और लास्ट अपना कौन सा है? इंटरजेक्शन। अब देखिए इंटरजेक्शन, एक इसका हिंदी अर्थ आपको बताना चाहूंगा मैं, विस्मयादि बोधक। कभी आपने सुना हो, अंग्रेजी में भी एक शब्द और है इसके लिए, एक्सक्लेमेटरी या एक्सक्लेमेशन, विस्मयादि बोधक। देखो ऐसा एक चिन्ह होता है, आपने कभी गलती से कहीं देखा हो, इस तरह का, ऐसा उल्टा आई जैसा, ठीक है ना। ये क्या होते हैं? पहले तो इसको एक बार वर्बली समझ लेते हैं। ऐसे शब्द जो हमारी फीलिंग्स को शब्दों में एक्सप्रेस कर दे, यानी हमारी फीलिंग्स को वर्ड्स में एक्सप्रेस, व्यक्त कर दे, यानी हमारे अचानक आई हुई कोई भावना हो उसको शब्दों में अगर व्यक्त कर दे, वो क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक, ठीक है। तो विस्मयादि बोधक, जैसे अचानक हमारे मन में, अरे, जैसे मान लीजिए आपको उम्मीद नहीं हो कि आपका सिलेक्शन होने वाला है और आपने रिजल्ट देखा और आपका सिलेक्शन हो गया, तो आप सोचेंगे अरे वाओ। तो ये शब्द क्या होते हैं? इंटरजेक्शन, यानी हमारे मन में अचानक आई हुई जो फीलिंग्स होती है, जो भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, उनको वर्ड्स में एक्सप्रेस करना, शब्दों में व्यक्त करना, वो क्या कहलाता है? इंटरजेक्शन। मोस्टली इसके एंड में क्या है? इसके साथ ये साइन भी आपको लगा हुआ मिलेगा। जैसे कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं। आपने देखा हो वाओ, अचानक बोल दिया अरे क्या, कैसे। अगर आपने कहा, आपके घर वाले सिलेक्शन की न्यूज सुनते क्या बोलेंगे? कैसे, तो वो कैसे, ठीक है ना। फिर कभी कभी बोलते हैं अरे दुख की बात, आपके भाई जो दुश्मन होंगे उनके लिए दुख की बात होगी आपका सिलेक्शन, तो अरे। तो ये तरीके से कोई कोई बोलता है ओह, कोई कोई बोलता है अरे वाह, जिसको अंग्रेजी में हुर्रा कह दिया। तो इस तरह के, किसी को कह दिया शाबाश, ब्रेवो, ओ माय गॉड। तो ये सारे जो शब्द ये क्या होते हैं? इंटरजेक्शन, जिनको हिंदी में विस्मयादि बोधक बोलते हैं। अंग्रेजी में इनके लिए एक्सक्लेमेशन शब्द भी आता है। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके ये एग्जांपल से लिख लीजिए, और इसी के साथ में हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर ली है। मेरे हिसाब से अगर आपने दोनों तीनों वीडियोस कंटिन्यू देखे होंगे तो ज्यादा नहीं तो काफी हद तक आप समझ गए होंगे। तो मैं यहाँ आपका छोटा सा एक हल्का सा कुछ टेस्ट टाइप का ले लेता हूं, ताकि आपको साथ के साथ ये भी पता लगे कि आपने जो अभी तक पढ़ा है, जो समझने की कोशिश की है। देखिए नोटबुक ज्यादा भरने की जरूरत नहीं है, आपको बस जुड़े रहना है मेरे साथ में। जो क्वेश्चंस कराता हूं उनको थोड़ा डीपली सोचना है, तो उस हिसाब से
चलिए, मैं अब यहां पर बात कर लेता हूं। हम अंग्रेजी के बेसिक चीजों की बात कर रहे थे। इंग्लिश में शब्द होते हैं लाखों करोड़ और अक्षर 26 ABCD। तो 26 अक्षर से जितने भी शब्द बनते हैं उन शब्दों को 8 भागों में बांटा हुआ है। डिक्शनरी में भी आप इसको देख सकते हैं। डिक्शनरी में भी हर शब्द के पीछे ब्रैकेट में आपको इनमें से एक ना एक शब्द लिखा हुआ मिल जाएगा। मतलब अगर आप डिक्शनरी में अगर आप ये देखोगे गो, तो आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ मिल जाएगा वी, यानी गो क्या है? वर्ब। भाई ये अगर पहचान आपको नहीं आती है तो आप अभी अंग्रेजी में बहुत कच्चे हैं। इसी वजह से ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए, यानी शब्दों के प्रकार 8 बताए हैं मैंने। वो 8 कौन से हैं, जरा एक बार आप मेरे साथ दोहराना चाहें। देखिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये 8 होते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ सेंटेंस आपको लिख के देता हूं, आप मन ही मन, आप अगर ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं तो लिख लेना, और आप हर शब्द के नीचे आप अपनी तरफ से अपना आंसर देने की कोशिश करें कि कौन सा शब्द किस परिवार से बिलोंग करता है। अगर ये चीजें आपको आ गई तो याद रखें कि आपकी नींव बहुत मजबूत है। तो मैं सेंटेंस लिख देता हूं, देखिए, तसल्ली से सोचें, कोई भागने की जरूरत नहीं है। माई sister speaks good English। जैसे ये है, या फिर सचिन प्लेज क्रिकेट वेल। या एक एग्जांपल और ले लेते हैं, I left the bag under the table। ठीक है, ये कोई सेंटेंस हम ले लेते हैं, 3 सेंटेंस एक नॉर्मल डिस्कशन के लिए। ठीक है, इसके लिए अलग से एक अपना जो है टेस्ट भी आपका जल्दी ही स्टार्ट किया जाएगा। आप धीरे धीरे मुझसे जुड़ते रहें, हर एक चीज की प्रैक्टिस मैं ही करवा दूंगा। तो ये 3 सेंटेंस हैं। पहले सेंटेंस में आप देखो, पहले वीडियो को पॉज करके आप अपने मन में सोच लें कि कौन सा शब्द 8 में से किस कैटेगरी में शामिल है। देखते हैं आपका जवाब कितने किस हद तक सही निकलता है। और अगर आपके जवाब सही हैं तो आप ये समझ लें बहुत अच्छी स्थिति में हैं आप। बहुत लोग इनको नहीं जान पाते, और इनको जाने बिना अगर वो किसी टॉपिक पर पढ़ने की कोशिश करते हैं, जाने की कोशिश करते हैं, तो ये सारी कोशिशें व्यर्थ है, घूम फिर कर वापस शुरुआत में ही आना पड़ता है। जैसे बिना नींव का मकान ज्यादा दिन तक नहीं टिकता, ठीक वैसे ही अगर ये बेसिक चीजें क्लियर नहीं है तो आप भटक के फिर वापस यहीं आओगे। चलिए, तो सबसे पहला शब्द है माई। एक सिस्टर स्पीक्स गुड इंग्लिश। सबसे पहले तो चलो हम नाउन ढूंढते हैं। नाउन यानी नाम कितने हैं। तो देखिए, जो हमारी बहन है, सिस्टर, ये रिश्ते का नाम है, तो एक तो ये नाउन हो गया, और भाषा का नाम है तो ये दो तो क्या हो गए, नाउन। ठीक है, माई के बारे में आप क्या कहते हो कि माई क्या है? ये सिस्टर नाउन है, और ये माई शब्द किसके लिए आ रहा है? किसकी बहन? मेरी। इस नाउन के लिए आया, और नाउन प्रोनाउन के लिए आने वाले क्या होते हैं? एडजेक्टिव। याद रखना बच्चों, इसको कोई गलतफहमी से प्रोनाउन नहीं समझ लेना। कभी भी 2 नाउन प्रोनाउन एक साथ आते ही नहीं हैं, कभी नहीं आते हैं। हाँ, इसके बाकी परिवार आई, मी, माइन, माई सेल्फ, ये सब तो क्या होते हैं? ये तो प्रोनाउन है, बिल्कुल प्रोनाउन है। ये 100% एडजेक्टिव है। आपको जब समय मिले डिक्शनरी भी खोल के देख लेना। खैर, तो वो बाद की बात है। ये एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि इसके जस्ट बाद नाउन है, और किसी भी नाउन प्रोनाउन के तुरंत पहले नाउन प्रोनाउन आते ही नहीं है। स्पीक्स बोलती है, भाषा, बोलना, क्रिया। अच्छा, ये गुड इंग्लिश के लिए आया, अच्छी इंग्लिश, इंग्लिश नाउन है, नाउन के लिए आया, मतलब क्या हो गया? एडजेक्टिव। देखें आपके जवाब कितने सही हैं। अगर आपका जवाब सही है तो ये मानकर चलें कि आप बहुत बेहतरीन स्थिति में हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। आपको अपने प्रयास करने हो तो वीडियो को पॉज करके आप आराम से अपनी कोशिश कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सचिन प्लेज क्रिकेट वेल। सचिन नाम है, नाउन। खेलता है, क्रिया। क्या? क्रिकेट खेल का नाम है। ठीक है ना, सब्जेक्ट भी नाउन है, ऑब्जेक्ट भी नाउन है, ये दोनों ही बनते हैं। अब बताओ कि वेल क्या होगा। देखते हैं आपका जवाब कैसा रहता है। तो सचिन प्लेज क्रिकेट वेल, ये वेल शब्द आ किसके लिए? पहली बात तो इस वेल का अर्थ ऐसा ही, गुड, अच्छा, वेल भी अच्छा। तो ये वेल शब्द, सचिन अच्छा है ना, सचिन खेलता अच्छा है,
हाँ, तो यहां पर ये वेल शब्द किसके लिए है? खेलने के लिए। खेलता कैसे? अच्छे से। कैसे? कब? कहां? कैसे? एडवर्ब। ये क्या हो गया? एडवर्ब। अगर आपका जवाब सही है तो आप वास्तव में बहुत अच्छी तरीके में। आगे बात करते हैं। मैंने छोड़ा बैग नीचे टेबल के। चलिए ये देखते हैं किस किस का सही रहता है। आप आराम से तसल्ली से अपने मन में सोच लें, आपका जवाब देखिए किस हद तक सही रहेगा। तो सबसे पहले है आई। आई क्योंकि प्रोनाउन है और यहां सब्जेक्ट भी है। लेफ्ट लीव की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, यहां ये सेकंड है, खैर वर्ब है ये। तो मैंने छोड़ा। द बैग, थैला एक चीज का नाम है, नाउन हो गया। नाउन के पहले आने वाले, नाउन प्रोनाउन के लिए आने वाले एडजेक्टिव, आर्टिकल, डिटरमिनर, जो आप कहना चाहें, बात तो एक ही है, परिवार का एडजेक्टिव ही होता है। बैग हो गया। नीचे, कर्ता ने, कर्म को, ने, में, पे पर, ठीक है। अंडर, नीचे, ऊपर, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन, क्योंकि आगे नाउन है और नाउन के लिए आने वाला क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो ये है। तो अगर आपके ये सवाल सही निकले हों तो हम लोग एक 10 मिनट का छोटा सा टेस्ट का वीडियो जल्दी ही लाएंगे, सिर्फ किसका? पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी बेसिक चीजों का। अगर आपके ये सारे जवाब सही हैं तो आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं। तो इस तरीके से हमने अभी तक किसको जाना है? अंग्रेजी में शब्दों के प्रकारों को जाना है। आप भी घर पे बैठकर और भी कोई भी सेंटेंस हो, आप उनको ढूंढने की कोशिश करें, आपको मन ही मन अच्छा लगने लगेगा। और वो अच्छा लगने का मतलब है कि आप सही जगह पढ़ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये थे हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के नॉर्मल डिस्कशन, सामान्य परिचय, क्योंकि बेसिक चल रहा है। फिर जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेंगे आपको और हाई लेवल तक मैं लेकर जाऊंगा। तो आज इतना ही। थैंक यू। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगता है या अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। पढ़ाते हुए मुझे बहुत वर्ष बीत गए, 13 से 14 साल हो गए हैं मुझे पढ़ाते हुए, इसलिए अनुभव की मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और कंटेंट आपको जो मिलेगा वो एकदम क्रीम। हर एक जो बहुत अच्छी बुक आती है इंग्लिश की, चाहे वो ऑक्सफोर्ड प्रेस से आती हो, कैम्ब्रिज प्रेस से आती हो, सारी मैं संकलन रखता हूँ। एक एक चीज को मैं बार बार देखता हूँ, इसलिए गलती होने का चांस ना के बराबर रहता है। फिर भी इंसान होने के नाते थोड़ी बहुत गलतियां तो हो ही जाती है, वो किसी से भी हो सकती है। तो आप लोग जो है मुझसे लगातार जुड़े रहें। थैंक यू।